नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश भारद्वाज एक बार फिर स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल जींद पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्ण वाली यूनिट स्टार्ट की थी, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। वर्ण के भेद स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण हमने कंप्लीट किया था। वर्ण के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण का पहला भेद था स्वर और उसका 5 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन के बारे में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वी प्लस अंजन। अंजन के वी उपसर्ग लगा है। संधि नियम के अनुसार ई के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाता है, ई के आगे ए भिन्न स्वर आ गया तो ई किस में बदल जाता है, य में। यण संधि का उदाहरण होगा। और व्यंजन की परिभाषा के बारे में बता था भी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो ध्वनियाँ स्वर होती हैं। और स्वतंत्रता आपको बताई थी कि जो मुख द्वार है हमारा वो खुल जाता है और ध्वनि स्पष्ट रूप से बाहर आती हैं जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे ए, आ। लेकिन व्यंजन के अंदर परिभाषा बताई थी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वरों की सहायता के बारे में आपको बताया था कि स्वर कैसे लिखे जाते, जिस प्रकार व्यंजन ये ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, घ, अंग। लेकिन इनका मूल रूप क्या है, इसके नीचे ये चिन्ह लगा हुआ आपको बताया था। ये इसको भाषा में बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है स्वर रहित। ये ध्वनियाँ अब स्वर नहीं है इनके अंदर, और बिना स्वर के यदि हम इनका उच्चारण करते हैं तो अब इसकी साउंड ध्वनि क्या होगी, को, खो, गो, घो, अंग। यानी कि को ध्वनि स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ रही। इसको स्पष्ट रूप से बाहर निकालने के लिए इस सब में क्या मिला देंगे, स्वर का प्रयोग करेंगे। अब ये ध्वनि पूर्ण हो जाएगी, हलंत हट जाएगा, इसके अंदर स्वर आ गया। ये था को, ये क्या होगा कै। ये था खो, ये क्या होगा ख। ये गो से गए। इसलिए परिभाषा बताई थी जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों ने क्या काम किया इसमें, जो ध्वनियाँ स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ रही थी उनको बाहर निकालने में क्या की, मदद की। तो आगे देखिए व्यंजन के भेद। कै से लेकर है तक जो हमारी वर्णमाला है इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन सब के उच्चारण में स्वरों का सहयोग होता है बोलने में। कैसे मैं तक जो ध्वनि इनको 3 भागों में बांट दिया, यानी कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उसम। 3 भेद हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैसे लेकर मैं तक जो ध्वनियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श। अंतस्थ य, रे, लै, वच, ये 4 ध्वनियाँ अंतस्थ हैं। स है, ये 4 ध्वनियाँ क्या हैं, उसम हैं। अब इनके बारे में देखिए परिभाषा क्या, स्पर्श। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छूना। जब जो कैसे मैं तक जो ध्वनियाँ हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी वायु उच्चारण के जो विभिन्न भाग, विभिन्न अंग हैं, हमारे विभिन्न अव्यय हैं, उनसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है और सप्रस करती हुई बाहर निकलती है। सबको क्या करते हैं, सप्रस करती है, छूती है। इसलिए इनका नाम क्या है, स्पर्श। क्या कहा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु मुख के विभिन्न भागों को या उच्चारण के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कै से लेकर मैं तक, कै से मैं तक जो ध्वनियाँ हैं ये हमारी क्या हैं, स्पर्श ध्वनियाँ हैं। इनको बोलते हैं स्पर्श। कै से मैं तक। देखिए ये वर्णमाला है, इसके आगे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कैसे लेकर मैं तक, ये सभी ध्वनियाँ क्या हैं, स्पर्श ध्वनियाँ हैं। जो कैसे लेकर मैं तक दो ध्वनियाँ हैं इनको वर्गीय वर्ण बोलते हैं। इनका एक नाम क्या है, वर्गीय वर्ण। इनको हम वर्गीय वर्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये वर्गीय 5 वर्गों में बंटे हुए हैं। इन 5 वर्गों में बंटे होने के कारण इनको बोलते हैं हम वर्गीय वर्ण। इसलिए इनका नाम वर्गीय वर्ण है, 5 वर्गों में बंटे। प्रथम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस
आधार पर ही इसका नाम क्या है, कै ख गै गंग है। प्रथम वर्ण कै है, कै के आधार पर इसको कवर्ग, चै के आधार पर इसको चौवर्ग, टै पर प्रथम वर्ण टै के आधार पर इसको टवर्ग, तै के आधार पर इसको तवर्ग, पै के आधार पर इसको पवर्ग। इस तरीके से इनको क्या करते हैं हम बोलते हैं, कवर्ग चवर्ग। इसलिए इनका नाम क्या है, वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण, वर्गों में बंटे होने के कारण वर्गीय वर्ण कै से लेकर मैं तक ये 25 ध्वनियां ही क्या मानी जाती हैं, वर्गीय वर्ण माने जाते हैं, कै से लेकर मैं तक। सबके उच्चारण में फिर से देखिए वायु विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। दूसरा भेद है अंतस्थ। क्या कहेंगे, अंतस्थ। य रै ल, ये 4 ध्वनियां क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ है मध्य में स्थित, ये ऊपर सपर से नीचे उसम मध्य में होने के कारण इनका नाम क्या है, अंतस्थ। क्या परिभाषा देते हैं, जिन ध्वनियों, जो ध्वनियां वर्णमाला के मध्य में स्थित है, अंत मध्य में स्थित है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। य रै ल व, ये 4 ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं, अंतस्थ कहलाती हैं। 25 सपर्श और ये 4 ध्वनियां हमारी अंतस्थ हैं। तीसरा भेद है उसम। अब उसम की परिभाषा, उसम का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। जब ये ध्वनियां होती हैं जो स है, ये चारों ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनकी वायु गर्म होकर बाहर निकलती है। क्या कहते हैं, परिभाषा देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु या श्वास गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें उसम व्यंजन कहते हैं। जैसे स है, गर्म होकर बाहर कैसे निकलती हैं, जो इनकी वायु होती है ना वो अवयवों से रगड़ करती है, और जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं मलते हैं तो क्या हो जाते हैं गर्म, वैसे इनकी वायु भी क्या होती है, रगड़ के कारण पैदा होती है ध्वनियाँ, तो इनको इनकी वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इनको नाम क्या कहते हैं, उसम। तो ये 4 ध्वनियाँ क्या मानी जाती हैं, उसम मानी जाती हैं। रगड़ करने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन और पूछता है इसके बारे में। रगड़ना मतलब संघर्ष करना, रगड़ना क्या कहते हैं, किसी चीज को संघर्ष करना। तो इन चारों को, जो चारों हमारे उसम हैं, रगड़ करने के कारण पैदा होती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, संघर्षी वर्ण। इनको संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। ये 4 ध्वनियां हमारी संघर्षी वर्ण है। और सप्रस संघर्षी, जो सप्रसों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है, च छ ज झ, ये 4 ध्वनियां क्या हैं, सपर्श संघर्षी बोली जाती हैं। जिनमें सपर्शों के उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है तो वो 4 ध्वनियां ये हैं। केवल संघर्षी पूछे तो ये 4 ध्वनियां हैं हमारी उसम है जो, और सपर्श संघर्षी पूछे च छ ज झ, ये 4 ध्वनियां क्या कहलाती हैं, सपर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो इस प्रकार व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया, सपर्श, अंतस्थ और उसम। ये कैसे लेकर मैं तक। अब यहाँ पर जो हमारी वर्णमाला में मूल वर्ण थे ना, जो प्राचीन संस्कृत के अंदर, उसके अंदर 11 स्वर और 25 सपर्श, 25 4 29 और 4 33, 33 क्या माने जाते थे, व्यंजन माने जाते थे। कुल कितनी ध्वनियां मानी जाती थी, 44 वर्ण या 44 ध्वनियां मानी जाती थी। लेकिन वर्तमान में कुछ ध्वनियों को और जोड़ दिया गया है, वो ध्वनियां वो आगे करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या थे हमारे व्यंजन और व्यंजन के 3 भेद। आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्गीकरण है स्वर तंत्रियों में। आप देख रहे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सघोष, एक अघोष। घोष मीनिंग घोषणा, आवाज, जो आवाज से युक्त ध्वनियां हैं उनको बोलते हैं सघोष। अघोष जिनमें आवाज नहीं है, जिनमें कंपन नहीं है, अघोष, घोषणा से रहित, वो ध्वनियां क्या है, अघोष। स्वर तंत्रियों, ये वर्गीकरण किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों में। स्वर मीनिंग आवाज, तंत्र मीनिंग ढांचा, वो ढांचा जहां से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जहां से आवाज उत्पन्न होती है, उस ढांचे के अंदर। कहने का मतलब ये वर्गीकरण क्या कहता है, जहां से ये हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब मिलकर इसका नाम क्या है, स्वर तंत्र है। इस स्वर तंत्र में से जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनियों के उच्चारण में कंपन होता है, और वो कंपन होने के कारण उनको क्या नाम दे दिया गया, सघोष, जिसमें कंपन होता है। कुछ ध्वनियों में कंपन नहीं होता, उनका नाम क्या दे दिया, अघोष।
देखिए सघोष और अघोष। सघोष की परिभाषा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? परिभाषा देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। परिभाषा दी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में कंपन होगा यानी कि इनकी वायु जब इससे आकर ढांचे से हमारे स्वर तंत्र से आकर टकराती है, इतनी गति से टकराती है तो उसमें क्या करते हैं, कंपन हो जाती है। मान लीजिए कैपेसिटी हमारे हाथ की, उसके ऊपर इससे ज़्यादा वजन रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपन हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। तो इसी प्रकार इनकी वायु इतनी गति से आती है तो वो जब उससे ढांचे से टकराती है, स्वरतंत्र से टकराती है तो उसमें कंपन हो जाता है। इसलिए इन ध्वनियों का नाम क्या है, सघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे लिखा है स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सब में कंपन होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण चारों हमारे अंतस्थ य र ल व और उसम में से है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व और है, ये सभी ध्वनियां हमारी क्या होती हैं, सघोष होती हैं। इनको हम क्या नाम देंगे, सघोष, जिनमें कंपन होता है। इन यानी कि इन सब के उच्चारण में क्या होगा, कंपन होगा। दूसरी परिभाषा है अघोष। अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, हम तालिका में दोनों का वर्गीकरण भी देखेंगे। अघोष की परिभाषा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जिसमें कंपन होता था वो सघोष, जिसमें कंपन नहीं होता वो अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या था, सघोष था। तीनों स और स तीनों क्या होते हैं, ये जो ध्वनियां आप देख रहे हैं ये ध्वनियां क्या होती हैं, अघोष, यानी कि इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता। सघोष ध्वनियां थी जिसके उच्चारण में कंपन होता है, अघोष ध्वनियां जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता। अब तालिका पे देखिए वर्गीकरण दोनों ध्वनियों का किया गया है, कौन सी सघोष है और कौन सी अघोष है, किसमें कंपन होता है। हमारे जो स्वर हैं सभी ऐ से लेकर औ तक, और जो ब्लैक इंक में लिखे गए हैं ग घ अंग जय झ य, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी का ड ढ अन द ध न ब भ म, चारों अंतस्थ य र ल व और उसम में से है। जो नीली और काली स्याही में लिखे गए वर्ण हैं वो सभी ध्वनियां क्या हैं, सघोष। इन सब के उच्चारण में क्या होगा, कंपन होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन से, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये गलत लिखे गए हैं यहाँ पे। ये ध्वनियां कौन सी हैं, त और थ। त थ ये पहली दूसरी ध्वनियां हैं जो ये रला की जगह द ध न, ये पूरा हमारा वर्ग ये है। तो पहले दूसरे वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प फ और तीनों हमारे स, ये ध्वनियां क्या है, अघोष हैं। इनके उच्चारण में कोई कंपन नहीं होगा। इस तरीके से आपसे इसके बारे में पेपर में किस तरीके से आपसे पूछेगा, जैसे तीन ध्वनियां ई घ द थ ऐसे दे दिया, इनमें से अघोष ध्वनि का चयन कीजिए, इनमें से सघोष ध्वनि का चयन कीजिए। पेपर में पूछता है अघोष ध्वनि कौन सी है, सघोष ध्वनि कौन सी है, अघोष ध्वनि कौन सी नहीं है, सघोष ध्वनि कौन सी नहीं है। अब एक तो ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, एक इस तरीके से क्वेश्चन इसमें थोड़ा घुमा के पूछ लेता है। चार ध्वनियां दे दी, किस ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, किस ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। इस तरीके से थोड़े क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते। बात वही है, जिसमें उच्चारण होता है वो सघोष होते हैं, जिसमें उच्चारण नहीं होता वो अघोष होती हैं। चाहे इस तरीके से पूछ ले, चाहे सघोष ध्वनि कौन सी है, अघोष ध्वनि कौन सी है, इस तरीके से पूछ ले। तो जैसे तालिका में फिर से देखिए, सभी स्वर तीसरी चौथी पांचवी ध्वनि य र ल व और है, ये ध्वनियां सघोष हैं, इनके उच्चारण में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों से ये ध्वनियां अघोष हैं, इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता। तो ये था हमारा वर्गीकरण, पहला स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण आपके सामने है स्क्रीन पे, ये है प्राणवायु। प्राणवायु क्या होती है, श्वास, जो सांस हम लेते छोड़ते हैं, उसकी मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद।
प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद बताने हैं। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इस आधार पर भी दो भेद हैं वर्ण के, एक अलप प्राण, एक महाप्राण। जैसे नाम से पता, अलप मीनिंग कम, जिसकी वायु कम बाहर निकलती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो वायु हमारी श्वास है वो कम बाहर आती है, वो ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अलप प्राण। दूसरी क्या है, महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु अधिक बाहर आती है, अधिक, जिनमें वायु अधिक बाहर आएगी वो ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, महाप्राण होती है। तो इस आधार पर भी प्राणवायु श्वास की मात्रा के आधार पर भी वर्ण को दो भागों में बांट दिया। इसके कितने भेद हैं, दो। देखिए दोनों की परिभाषा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला क्या है, अलप प्राण। अलप मीनिंग आपको बताया था कम। परिभाषा कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अलप प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर, इसके अंदर भी वर्गीकरण में देखिए कौन कौन सी ध्वनियां हैं। स्वर ध्वनियां अलप प्राण होते हैं, यानी कि स्वरों में वायु अपेक्षाकृत कम निकलेगी। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, चारों हमारे अमतस्थ य, र, ल, व, ये सभी ध्वनियां अलप प्राण कहलाती हैं। इनमें अपेक्षाकृत वायु कम बाहर निकलती है। पहला, तीसरा और पांचवा। उसके अंदर वर्गीकरण क्या था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें वर्गीकरण क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। तो ये सभी ध्वनियां क्या है, हमारी अलप प्राण है। इनके अंदर वायु क्या निकलेगी, कम बाहर निकलेगी। आगे महाप्राण की परिभाषा देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु या श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो प्राणवायु लेते हम छोड़ते हैं वो अधिक बाहर आती है, ऐसी ध्वनियों का नाम क्या होता है, महाप्राण। इसमें देखिए जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, सभी वर्गों के जो हमारे 5 वर्गीय वर्ण, कवरक, चवरक, टवरक, उनका सभी का दूसरा और चौथा वर्ण, और हमारे चारों उसम स है। य, र, ल, व क्या थे, अलप प्राण है, और स है क्या है, महाप्राण। तो ये ध्वनियां क्या है, इनमें अपेक्षाकृत वायु उनकी अपेक्षा अधिक बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या है, महाप्राण। इसकी तालिका देखते हैं। स्क्रीन पे आप तालिका को देख रहे हैं। इसके अंदर अलप प्राण और महाप्राण को, जैसे उसमें सघोष को अलग किया गया था, बांटा बनाया गया था, इसकी तालिका में भी आप देख रहे हैं। जिनमें वायु कम बाहर निकलती है, जो अलप प्राण ध्वनियां सभी स्वर ऐसे लेकर औ तक, और प्रत्येक वर्ग का जो नीली इंक में लिखे गए हैं और काली स्याही में जो लिखे गए हैं, पहला, तीसरा वर्ण क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अण, ये फिर याद है कि इसके बाद क्या है, तय और थ, मिस्टेक हुई है ये, तय, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म। इसके अंदर जो इसके अंदर है देखिए फिर से अलप प्राण, जिसमें वायु कम बाहर आएगी, क, ग, अंग, पहली, तीसरी और पांचवी सभी की च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, चारों हमारे अंतस्थ य, र, ल। अपेक्षाकृत इनमें वायु क्या निकलेगी, कम बाहर निकलती है। लेकिन जिसमें अधिक बाहर निकलती है वो ध्वनियां महाप्राण होती हैं। जैसे दूसरी और चौथी ध्वनि होती है, प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। दूसरी ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, और चारों उसम य, र, स है। ये ध्वनियां क्या होती हैं, महाप्राण होती हैं। इसमें अपेक्षाकृत वायु क्या निकलती है, अधिक निकलती है। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इसका मैं एक और आसान आपको फार्मूला देता हूं। यदि हम देखते हैं, ये कहते हैं ना ये कम बाहर निकलेगी, अधिक बाहर निकलेगी, हम इस चीज़ को कैसे जांचें, अनुभव नहीं कर पाते इस चीज़ को। मुंह के आगे हाथ रख के एक तरीका है। यदि हम मुंह के आगे हाथ रखो इस प्रकार और उच्चारण करो क, फिर करो ख, ग, घ, अपने आप आपको महसूस होगा, अपने आप पता चल जाएगा ये किस ध्वनि के उच्चारण में वायु अधिक बाहर आ रही है, किसके उच्चारण में वायु कम बाहर आ रही है। ये भी एक सरल तरीका है। एक दो बार अभ्यास करोगे तो अपने आप महसूस करोगे। प, फ,
अपने आप पता चलेगा पै में कम निकल रही है वायु और फै में अधिक निकल रही है। तो ये था हमारा दूसरा वर्गीकरण। इसी प्रकार इसमें से भी आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, 3 ध्वनियां दे दी, अल्प प्राण दे देगा, एक महाप्राण में से इसमें महाप्राण ध्वनि का चयन कीजिए। इसमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है या कौन सी नहीं है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस तरीके से क्या करेगा आपसे पूछेगा। ये तरीका है, इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से पहले ये देखना, अल्पप्राण ये है, महाप्राण ये है, सहघोष ये है, अघोष ये है। या क्वेश्चन इसमें से भी इसी प्रकार बना के पूछ सकता है, किस ध्वनि के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। 4 ध्वनियां, क्वेश्चन को घुमा दिया, कौन सी होती हैं वो महाप्राण होती हैं। एक तो सीधा ऐसे पूछ ले महाप्राण ध्वनि छांटिए, एक ये पूछेगा किस ध्वनि के उच्चारण में वायु अधिक बाहर निकलेगी, किसके उच्चारण में प्राणवायु कम बाहर निकलेगी, या किस में कम बाहर नहीं निकलेगी, किस में अधिक बाहर नहीं निकलेगी, है तो वही अल्प प्राण महाप्राण, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो ये था आपका वर्गीकरण, व्यंजन और व्यंजन के भेद। फिर वर्ण के भेद हमने 2 प्रकार से, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी 2 भेद किए, अल्प प्राण महाप्राण, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर भी हमने 2 भेद किए। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भेद किए, सॉरी सहघोष, और प्राणवायु की मात्रा के आधार पर 2 भेद किए, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये वर्गीकरण हो गया हमारा व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा भेद के आधार पर कंप्लीट हो गया है। इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।